एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट नंबर जो 10 है आपको उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ पे इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नेम्ड एज इंडियाज फ्लैग बेरियर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा, ठीक है, जो आपका 26 जुलाई से लेके कब तक है, 11 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ये होगा और यहाँ पे इंडिया के फ्लैग बेरियर चुने गए हैं सारथ कमल। ठीक है, जिन्हें चुना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब सारथ कमल जी जो हैं ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और ये 19 फ्लैग बेरियर बने हैं इंडिया के एट अ ओलंपिक्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2022 का बिरमिंघम का जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें भी ये इंडिया के फ्लैग बेरियर रहे थे, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो मेरी कॉम जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है चीफ द मिशन। अब चीफ द मिशन क्या होता है, हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेलीगेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ द मिशन कौन बनाए गए हैं, शिवा केशवन, जो आपके कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ल्यूक से रिलेटेड है। मेरी कॉम किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली, इनका नाम है पीटी उषा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1927 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना आपको। ठीक है, साथ में ही जो मेरी कॉम है और मनप्रीत सिंह, ठीक है, मेरी कॉम जी और मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये दोनों आपके फ्लैग बेरियर रहे थे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना। ठीक है, टोक्यो गेम्स जो हुए थे उसके लिए ये फ्लैग बेरियर बने थे। ठीक है, अब हमने आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा प्राइवेट बैंक है जो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है टीम इंडिया का पेरिस ओलंपिक के लिए। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक मार्च 2024 रिलीज बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट इज रिवाइज टू -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 फ्रॉम 6.5%। तो जो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है इन्होंने रिसेंटली जीडीपी फोरकास्ट जो था, ठीक है, उसे रिवाइज किया था इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, इनकी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में कितना परसेंट ये कर दिया गया था, तो 6.5% से ये आपका कर दिया गया था 6.8%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 का इन्होंने कितना प्रेडिक्शन दिया था, कितना रिवाइज किया था, 7.3% रिवाइज किया था 6.9% से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये 6.1% प्रेडिक्ट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.2% किया गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये दिया गया है 5.1%, अर्लियर इट वाज 5.6%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.7% था, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये रिवाइज किया गया था 4.9%, 5.15% से। क्लियर है। नेक्स्ट इज, recently in March, the SAIC Motor and JSW Group have launched a joint venture, JSW MG Motor India Private Limited. This joint venture aims to sold 1 million electric vehicles in India by dash. तो recently SAIC Motors जो चाइना की स्टेट ओन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है और इंडिया का JSW ग्रुप जो है इन्होंने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है। ठीक है, JSW MG मोटर के नाम से, मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है, अब इनका एम क्या है कि 2030 तक ये 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में जो है बेचेंगे। ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा इनके अदर प्लान्स भी हैं। ठीक है, इस जॉइंट वेंचर का अदर प्लान क्या है कि ये यहाँ पे न्यू मॉडल्स जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसमें आपका इंक्लूड किया कर रहा है इन्होंने न्यू एनर्जी व्हीकल्स को। ठीक है, और ये न्यू मॉडल्स आपके एवरी 3 to 6 मंथ्स में जो है लॉन्च किए जाएंगे और ये डेट आपका स्टार्ट होगा सितंबर 2024 से। ठीक है, इसके अलावा 750 मिलियन US डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं प्रोड्यूस करने के लिए 3 लाख यूनिट्स अ ईयर। ठीक है, ये भी प्लान है इनका। साथ में एमजी मोटर का यहाँ पे प्लान है कि ये रेस करेंगे एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट से 3 लाख यूनिट तक ये कर देंगे। ठीक है, इनके जो प्लांट है आपका हलोल गुजरात में, वहाँ की इन्होंने बात की है। ठीक है, इसके अलावा जो JSW है ये ओन करते हैं इस जॉइंट वेंचर में 35% स्टेक्स। वहीं पे जो एवरस्टोन
A few dealers and employees will own around 16%, bringing Indian investor to total stake to 51%. तो ये आपको ध्यान में रखना है, 35% JSW का होगा, बाकी 16% जो है ये तीनों यहाँ पे शामिल किए गए हैं। टोटल तो यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर है उनका 51% का स्टेक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब JSW की बात कर रहे हैं। JSW ग्रुप के जो चेयरमैन है कौन है? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जी फोर्ब्स का जो टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट थी उसमें टॉप रैंक इनका था। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की है तो न्यूज़ में रही थी। ठीक है, अब MD एंड CEO कौन है JSW स्टील के? तो JSW के स्टील के MD एंड CEO आपके हैं जयंत आचार्य। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। अब रिसेंटली इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है नवीन जिंदल। ठीक है, नवीन जिंदल जो चेयरमैन है आपके जिंदल स्टील एंड पावर के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, किसे सक्सीड किया है? तो दिलीप ओमेन को जो है इन्होंने सक्सीड किया है, जो CEO है आपके आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्सेलर मित्तल के। ठीक है, अब इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात करें, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप नवीन जिंदल की इमेज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन डैश। तो इसरो ने रिसेंटली अभी जो है पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन जो है इसका सेकेंड टेस्ट रन किया था। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च। कहाँ पे किया गया था? तो कर्नाटका के चित्रदुर्गा इलाके में इसे किया गया था। ठीक है, टेस्ट रेंज में किया गया था। अब इसका जो पहला आपका जो है फर्स्ट मिशन जो है वो टेस्ट कब किया गया था? तो 2023 में इसका फर्स्ट टेस्टिंग जो है की गई थी। ठीक है, ये क्लियर है। अब पुष्पक की बात करें, पुष्पक जो है ये विंग्ड व्हीकल है जिसे लिफ्ट किया गया था और रिलीज किया गया था इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से एट अ 4.5 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड, और इसने आराम से जो है यहाँ पे लैंडिंग कर ली थी। ठीक है, अब कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है ये देख लेते हैं। तो X34 टेस्ट बेड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर इसमें यूज किया गया है। ठीक है, सेकंड है X33 एडवांस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, एज वेल एज इसमें यूज किया गया है अपग्रेडेड डेल्टा क्लिपर एक्सपेरिमेंटल एडवांस फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर को। ठीक है, और ये डिजाइन किया गया है एज अ ऑल रॉकेट एंड फुली रीयूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। Now next है recently the Indian Army has deployed 7 new indigenous integrated drones detection and interdiction system, that is IDD and IS, along the northern border with China. These IDD and IS systems were developed by DRDO along with which company? तो जो ये सिस्टम है आपका, ठीक है, कौन सा सिस्टम है? इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। ये सिस्टम DRDO ने बनाए हैं इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। अब जो ये सिस्टम है इनके बारे में देख लेते हैं। जो मार्क 1 वेरिएंट है इन सिस्टम का, इसे इंडक्ट किसने किया है? आर्मी एयर डिफेंस ने। ठीक है, कहाँ पे इंडक्ट किए गए हैं? नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। ठीक है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, वहां पे इसको जो है इंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी दो आपके वेरिएंट आ जाते हैं, एक होता है सॉफ्ट स्किल और एक होता है हार्ड किल। ठीक है, सॉफ्ट किल क्या है? इसकी जो रेंज रहेगी आपकी 2 से 5 किलोमीटर तक की रहेगी, और इसमें बेसिकली जो ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को जैम करने के लिए, उनके ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जैमिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसे हम जो है 2 से 5 किलोमीटर तक की रेंज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड किल क्या है? हार्ड किल बेसिकली आपका इसका रेंज रहेगा 800 मीटर का। ठीक है, ओवर 800 मीटर्स इसकी रेंज रहेगी, और यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी से हम जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन है ड्रोन्स की वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इमेज देख सकते हो इसकी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च 2 न्यू ज्वेल लोन प्रोडक्ट्स, नेमली गोल्ड पावर्ड कार्ड एंड ज्वेल लोन सुविधा। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं? ठीक है, ये लॉन्च किए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक ने। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसे लॉन्च किया था, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। MD एंड CEO कौन है इंडियन ओवरसीज बैंक के? इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, और 1937 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक है,
अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। इंडियन ओवरसीज बैंक का गोल्ड पावर्ड जो कार्ड है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को इंस्टेंट एक्सेस टू द कार्ड लिंक्ड डायरेक्टली टू देयर ज्वेल लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, लोन रेंज इसमें रहेगी आपकी 25,000 से 25 लाख तक। ठीक है, टारगेट ग्रुप यहाँ पे बोला गया है इंडिविजुअल्स जिनकी एज अबव 18 ईयर्स है विद अ गोल्ड असेट एंड इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट, चाहे सिंगल हो चाहे ज्वाइंट हो। ठीक है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है एग्जिट की। ठीक है, साथ में ही जो कैश विड्रॉ लिमिट है ये कितनी बोली गई है, 20,000 पर ट्रांजेक्शन बोली गई है, और डेली की लिमिट है आपके 1 लाख। ठीक है, ट्रांजेक्शन लिमिट अगर ई कॉमर्स से कर रहे हैं या पीओएस से कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल से, तो ये आपकी 25 लाख रहेगी। एंड इंटरेस्ट जो होगा ये आपका सिर्फ यूटिलाइज अमाउंट पे ही लगेगा। क्लियर है। नाउ ज्वेल लोन सुविधा की बात करें तो इसका काम क्या है, ये बेसिकली सर्व करेगा यूनिक नीड्स ऑफ हाउसिंग लोन बोरोवर्स, और इसमें ऐसे लोग जो जिनका अकाउंट बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक का है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हैं, साथ में जो नहीं है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आपके कस्टमर्स जो होंगे वो इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर करेगा रीएम्बर्समेंट्स विद इन अ 12 मंथ्स टाइम फ्रेम। ठीक है, 12 महीने का टाइम फ्रेम इसमें रहेगा, जो भी आपकी डेट रहेगी उससे आगे 12 महीने आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब लोन रेंज क्या रहेगी इसमें, 25,000 से 50 लाख तक की। ठीक है, टारगेट इंडिविजुअल रहेंगे जिसमें इंडिविजुअल्स की एज अबव 18 ईयर्स विद अ गोल्ड असेट एंड हाउसिंग लोन अकाउंट विद इंडियन ओवरसीज बैंक और विद एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, साथ में ही एक आपका स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ये भी क्लियर है। ठीक है, नाउ डिमांड लोन इसमें कितना है, डिमांड लोन आपका 25,000 से 15 लाख तक का है। वहीं पे टर्म लोन की बात करें तो ये आपका 25,000 से 50 लाख तक का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम मनाते हैं आपका 21 मार्च को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसकी थीम पूछी जा सकती है विच इज फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड, ये 2024 की आपकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑपरेशन इंद्रावती वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशंस फ्रॉम विच कंट्री। तो इंद्रावती जो ऑपरेशन है ये बेसिकली लॉन्च किया गया था ताकि हैती से इंडियन नेशनल्स जो हैं, इंडिया के जो लोग हैं जो हैती में रहते हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा सके। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हैती में जो है ग्रुप वॉर चल रही है, ग्रुप वायलेंस यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग हैं या किसी भी कंट्री के लोग जो वहाँ रह रहे हैं या हैती के ही लोग हैं, उनको यहाँ पे खतरा है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये इंडिया के जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालेंगे बाहर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हैती जो है, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हैती। हैती लोकेटेड है आपका बिटवीन द कैरिबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसकी ये बॉर्डर शेयर करता है डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। ठीक है, ये याद रखना है। कैपिटल क्या है इसकी, हैती की, पोर्ट एतु प्रिंस, एंड हैतिन गोरुड जो है इसकी करेंसी है। क्लियर हुआ। अब इस इंद्रावती ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम रखा गया है इंद्रावती रिवर के ऊपर। ठीक है, इंद्रावती रिवर जो ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी रिवर की। ठीक है, अब इंद्रावती ऑपरेशन इज अ सिग्निफिकेंट इवैक्यूएशन मिशन अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एडमिस्ट एस्केलेटिंग गैंग वायलेंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इन हैती अ कैरिबियन कंट्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर करी आपको भी। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है इंडिया की कोई भी एम्बेसी नहीं है हैती में। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे मदद ले रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक की इंडिया के लोगों को इवैक्यूएट करने में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो यहाँ के पीएम थे एरियल हेनरी, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि वो रिजाइन कर दे, और रिसेंटली न्यूज में था कि उन्होंने अभी रिजाइन भी कर दिया है अपनी पोस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है द थर्ड एडिशन ऑफ अ बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, दैट इज HADR amphibious exercise Tiger Triumph 24 was held at विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बिटवीन इंडिया एंड डैश। जो टाइगर ट्रियम्फ 2024 जो है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हेल्ड हुई है, कहाँ पे हेल्ड हुई थी, विशाखापट्टनम में हेल्ड हुई थी। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, ये कौन सा एडिशन था, थर्ड 2024 का, और फर्स्ट एडिशन जो था इसका 2019 में हुआ था आपका। ठीक है,
नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भाषा नेट पोर्टल टू एडवांस द विजन ऑफ डिजिटल इंक्लूजन अलॉन्ग विद नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया था, ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अब जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इंडिया इवेंट में, जो 21 मार्च को आपका हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में, अंडर द थीम भाषा नेट इम्पिटस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अलॉन्ग विद नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलके, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, दैट इज ICANN, टू एडवांस डिजिटल इंक्लूजन और प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, भाषा नेट की बात करें, भाषा नेट का जो एम है, क्या एम है, क्रिएट करना है मल्टीलिंगुअल इंटरनेट जहां पे लोकल लैंग्वेज वेबसाइट्स नेम्स एंड ईमेल आईडीज वर्क सीमलेसली एवरीवेयर। ठीक है, नाउ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2003 में, 19 जून 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसके CEO करंटली हैं देवेश त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड टू फोरकास्ट ड्रॉट एंड to able better water management based on water availability। तो रिसेंटली राजस्थान जो है इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब राजस्थान के जो आपके वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं सुरेश सिंह रावत, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था और इस पोर्टल को बनाया किसने है, इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब राजस्थान की इंफॉर्मेशन देखें कुछ तो इसके सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा, और इसके गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। अब बात करेंगे जो ये आपका डैशबोर्ड था इसके बारे में, स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड के बारे में। ठीक है, जो डैशबोर्ड है ये ऑफर करता है आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, जिससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे फार्मर्स को बेनिफिट होगा कि वो इजीली प्लानिंग कर सकते हैं इनके क्रॉप साइकिल और इरिगेशन को। ठीक है, साथ में ही कंप्लीट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 805 डैम का यहाँ पे कंप्लीट डेटा आपको मिलेगा, जिसमें से कुछ डेटा आपका जो है डेली अपडेट किया जाएगा 242 डैम्स का एंड 88 डैम्स का लाइव डेटा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इस पोर्टल पे। ठीक है, रेनफॉल मॉड्यूल की बात करें तो इस मॉड्यूल के तहत 326 रेन गॉज स्टेशन जो है उनका डेटा यूजर्स जो है देख सकते हैं, साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं जो एनालाइज डेटा होगा और इसमें अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है विच इज द रियल टाइम डेटा ऑफ रेनफॉल, जो है रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, टेम्परेचर, इनका रियल टाइम डेटा आपको एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इन दी रियल टाइम डेटा एम्बिशन सिस्टम, दैट इज RTDAS के अंडर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सेकंड एडिशन ऑफ IMT ट्रायलेटरल एक्सरसाइज वाज रिसेंटली इन मार्च हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो आपकी IMT ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुई थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ B and C आर करेक्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एडिशन था वो आपका अक्टूबर 2022 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तंजानिया में हुआ था। ठीक है, एंड जो सेकेंड एडिशन था ये आपका मार्च के मंथ में हुआ था 2024 मोजाम्बिक में। फाइन, अब इंडिया की तरफ से इंडिया के कौन से शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ये पूछा जा सकता है, तो INS तीर और INS सुजाता। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस एक्सरसाइज की 2024 की जो IMT थी, IMT ट्रायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज लॉन्च रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन कोलैबोरेशन विद NPCI। तो यहाँ पे जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने कोलैबोरेशन किया है NPCI के साथ लॉन्च करने के लिए रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, और यहाँ पे आप जो है इस की चेन की इमेज देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स की, जैसे कस्टमर यहाँ पे विदाउट यूजिंग पिन 5000 तक की पेमेंट कर सकता है, और 5000 से अगर ज़्यादा पेमेंट करना है तो यहाँ पे उन्हें पिन और ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी होगा। ठीक है, अब डेली लिमिट कितनी है इसकी, तो 1 लाख तक की यहाँ पे जो है डेली लिमिट रखी गई है बाय द फेडरल बैंक।
ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फेडरल बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका अलुवा केरला में, ठीक है। 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स टैगलाइन इज योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। नाउ एनपीसीआई की बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है दिलीप बसवे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज रिलीज्ड द मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट for February 2024, which highlighted that various agencies have expected India's growth to be between 6.5% and dash in a financial year 2025. तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उन्होंने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो है रिलीज किया था फरवरी मंथ का 2024 का। इसमें इन्होंने क्या हाईलाइट किया था कि जो बहुत सारी एजेंसीज हैं इन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया है कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आपकी रहेगी पहले ये 6.5 से 7% के बीच में ये आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन यहाँ पे की गई थी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज प्रेडिक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम द प्रोजेक्टेड 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू -% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे प्रेडिक्शन दी है जीडीपी ग्रोथ की कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो कम होएगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये प्रेडिक्ट की गई थी 7.6% और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्रेडिक्शन दी गई है 7% की, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी प्रेडिक्शन की गई है विच इज 6.8%, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली इन मार्च ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2024। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें एबल प्राइज जो है वो उसके लिए नॉमिनेट किया गया है, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिशेल टालाग्रैंड जो है फ्रांस के ये आपके शख्स हैं जिनको ये प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनको ये प्राइज दिया गया है फॉर हिज वर्क इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। एंड ये आपके 27th रेसिपिएंट है एबल प्राइज के, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ही इज द 5th फ्रेंच मैन टू रिसीव दिस अवार्ड। अब नॉर्वे के जो किंग हार्लार्ड 5th हैं ये एबल प्राइज को जो है प्रेजेंट करेंगे मिशेल टालाग्रैंड को, जो जिसकी अवार्ड सेरेमनी आपकी ओस्लो नॉर्वे में होगी 21 मई 2024 को। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो मिशेल टालाग्रैंड की, ठीक है। नेक्स्ट है, which Indian airline recently in March was named as a airline of the year at the 2024 Air Transport Award held at Ikali, Greece। तो ग्रीस में जो आपके अभी रिसेंटली 2024 के एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड हुए थे, इसमें इंडिया की जो इंडिगो आपकी एयरलाइन है उसे यहाँ पे आपका जो है सेलेक्ट किया गया है, उसे नेम किया गया है एज अ एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन पार्टनरशिप विद हर्मस एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द एयर ट्रांसपोर्ट न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आप जो है दोनों का नाम देख सकते हो, इन्होंने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, इन अवार्ड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिगो की बात करें, इंडिगो जो है ये आपकी फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बनी थी जिसने एक सिंगल कैलेंडर ईयर में, ठीक है, 2023 की यहाँ पे बात हो रही है, इस ईयर में इन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी किया था। साथ में ही फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बनी थी जिसने 2000 फ्लाइट्स जो है एक ही सिंगल डे में जो है फ्लाई की थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ 2024 का ही जो विस्तार, जो 2024 की ये न्यूज़ है, ठीक है, जनवरी की, जहाँ पे जो विस्तारा एयरलाइन है ये बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर इसे कहा गया था इन दी विंग्स इंडिया 2024। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे ANT इंडिविजुअल अवार्ड, सिरकन कैप्टन TAV एयरपोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ATN कॉर्पोरेट अवार्ड, ये दिया गया था बॉर्डियॉक्स एयरपोर्ट को। ANT इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड which goes to the Airport Service Association, Alliance of the Year SkyTeam, Manufacturer of the Year Embraer, ठीक है। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये था आपका IGA इस्तांबुल एयरपोर्ट। एयरलाइन ऑफ द ईयर हमने डिस्कस किया इंडिगो। हर्मस अवार्ड हेनरिक होलोली यूरोपियन कमीशन। कैटरीना एंड जॉर्ज लैट्रो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया था निकोलस E कैलियो, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ A4A। एंड लीडर ऑफ द ईयर डॉक्टर ENG डेविड CEO एंड जो CEO हैं आपके
क्लच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो दैट इज FSIB हैज सेलेक्टेड डैश एज द नेक्स्ट CMD ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है नेक्स्ट CMD बनाने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? गिरिजा सुब्रमण्यम। और ये रिप्लेस करेंगी नीरजा कपूर को। ठीक है, ये सक्सीड किसे करेंगे? नीरजा कपूर को। अब जो गिरिजा सुब्रमण्यम है ये आपकी AIC में, मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसमें ये करंटली CMD के पोस्ट में है। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करने सक्सीड करेंगे? नीरजा कपूर को। यहाँ पे आप दोनों की इमेज देख सकते हो, शी इज गिरिजा एंड इनका नाम है आपका नीरजा कपूर। फाइन। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है भूपेश सुशील राहुल की। ठीक है, जो करंटली AIC है आपका जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें जनरल मैनेजर की पोस्ट में है और इन्हें सेलेक्ट किया गया है CMD ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एंड ये सक्सीड किसे करेंगे? सत्यजीत त्रिपाठी को। ठीक है, यहाँ ये इनका नाम है सत्यजीत त्रिपाठी और इनका नाम है भूपेश सुशील राहुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दैट इज IAU हैज डेजिग्नेटेड द डैश एज अ 215884 जयंत मूर्ति नेम्ड आफ्टर इंडियन प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो इनमें से कौन सा एस्टेरॉयड है जिसका नाम जो इंडियन प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति इनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज 2005 EX296 ये एस्टेरॉयड है। ठीक है, जो बेसिकली 2005 में जिसकी डिस्कवरी की गई थी और MWBU ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये क्लियर है। अब 215884 की बात करें जिसका नाम रखा गया है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे। अब इन्हीं के नाम पे क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था नासा के न्यू हॉरिजन साइंस टीम के लिए टू ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट बैकग्राउंड रेडिएशन इन द यूनिवर्स, इसकी वजह से इस एस्टेरॉयड का नाम जयंत मूर्ति जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट किया था IAU's वर्किंग ग्रुप ऑन स्मॉल बॉडीज न्यूमेरिकलेचर, जो बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इनके ऑफिशियल नाम रखती है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंसमेंट की थी। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो 2005 EX296 है, इसकी डिस्कवरी 2005 में की गई थी। किसने की थी? MWBU ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who became the first ever Indian player to won men's single trophy at the World Table Tennis FIDE Bureau 2024 जो आपका लेबनान में हुआ था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज इस प्लेयर का नाम है सत्यान गनानसेकरन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया था? मानव विकास ठाकर को। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इवेंट्स थे जैसे विमेन सिंगल इवेंट, इसमें लग्जमबर्ग की नी जियालियान इन्होंने जो है डिफीट किया था स्यू हुयो वॉन को, जो साउथ कोरिया के हैं। ठीक है, मेंस डबल की बात करें एंडी पेरियर एंड जॉर्ज कैंपोस जो क्यूबा के हैं, ये विनर रहे थे। विमेन्स डबल कैटेगरी में ड्यू होइंग किम एंड जू जो हांगकांग के हैं, एंड मिक्स डबल में दिया पराग चिताले एंड मानुष शाह ये इंडिया के जो प्लेयर हैं, ये मिक्स डबल में विनर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने मानव ठक्कर जो मानव विकास ठक्कर है और अर्चना गिरीश है, इनको डिफीट किया था। ठीक है, जो ये बेसिकली रनर अप रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट है इन मार्च 2024 लुइस मॉन्टेनीग्रो नेम्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो लुइस मॉन्टेनीग्रो जो है ये पुर्तगाल के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। और ये किसे सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे एंटोनियो कोस्टा को। अब पुर्तगाल के जो प्रेसिडेंट है मार्सिलो रेबेलो डी सूजा, इन्होंने अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और अगर पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें, इसका नाम है लिस्बॉन और करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ पे आप इन प्राइम मिनिस्टर की इमेज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ अ वर्ल्ड वाटर डे 2024 विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च। तो वर्ल्ड वाटर डे की थीम हमें बतानी है 2024 की। तो इट्स थीम वॉज वाटर फॉर पीस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A और लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2024 का आपका वर्ल्ड वाटर डे था, इसका फोकस था आपका किस पे फोकस था? इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहला ग्लोबल रेजोल्यूशन लिया है किस चीज के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, क्लियर है आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन चैंपियनिंग करने के लिए सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स को इन अलाइनमेंट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन था ये प्रपोज किसने किया था, यूएसए ने प्रपोज किया था एंड इट इज को स्पॉन्सर्ड बाय दी 123 कंट्रीज जिसमें चाइना, क्यूबा, रशिया इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है इस रेजोल्यूशन का टू यूज द एआई विच कैन हेल्प इन अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। तो इसमें के अंदर अब कौन कौन से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं, जैसे एंडिंग ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी, improving the health worldwide, achieving gender equality and ensuring quality secondary education for all children। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिसेंटली न्यूज में था कि जो आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट है इन्होंने एआई एक्ट जो है वो पास किया है। ठीक है, मार्च 2024 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने पास किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024 जो वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है ऑन एआई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Now, next question है, according to the United Nations fourth Global E-Waste Monitor 2024 report, the global e-waste generation is rising dash times faster than documented e-waste recycling। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशंस फोर्थ ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्लोबल ई-वेस्ट जनरेशन है वो 5 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी जो हम ई-वेस्ट रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो रिपोर्ट है ये इट इज़ फंडेड एंड प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड थर्ड इज फाउंडेशन कैर्मिग्निक। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया था रिपोर्ट को। अब इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि जो ग्लोबल ई-वेस्ट जनरेशन है ये आपका एनुअली 2.6 मिलियन टन से इंक्रीज हो रहा है और 2022 में जो पूरे विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, इन्होंने यहाँ पे ई-वेस्ट जो जनरेट किया था वो कितना था, 62 मिलियन टन का। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली 22.3% ऑफ ई वेस्ट जो है ये डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली कलेक्ट किया गया है और रिसाइकिल किया गया है 2022 में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है ई वेस्ट जनरेशन जो है ये आपका 2030 तक कितना हो जाएगा, 82 मिलियन टन ये हो जाएगा। 2022 में ये कितना था, 62 मिलियन टन। ठीक है, अब 2030 में कितना बोला है, 82 मिलियन टन तक ये पहुंच जाएगा, जो 33% ज़्यादा है 2022 के जो ई वेस्ट था उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रेट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो रिसाइकलिंग है या कलेक्शन जो है वो आपका कम होता जाएगा, परसेंटेज कितना रह जाएगा, 20% ये रह जाएगा बाय 2030 फ्रॉम 22.3% इन 2022। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आपका 23 ऑफ मार्च को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी और इसका थीम था एट फ्रंट लाइन ऑफ अ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं प्रोफेसर कैलिस्टो सोल, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसके 193 मेंबर्स हैं और 23 मार्च 1950 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन रिसेंटली इन मार्च इलेक्टेड एज अ को चेयरमैन ऑफ अ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ अ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ITU के यहाँ पे को चेयरमैन जो है इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, को चेयरमैन ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। तो यहाँ पे किनको अपॉइंट किया गया है, किनको इलेक्ट किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है नीरज मित्तल। क्या नाम है इनका, नीरज मित्तल। और इनके अलावा दो और को चेयरमैन यहाँ पे हैं जिनका नाम है डॉक्टर कॉस्मस लकीसन जेवा एंड नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर बुसन तिजानी। ठीक है, तो ये दोनों को चेयर मेंबर आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, अब ITU की बात करें तो ITU के आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है डोरिन बगडॉ मार्टिन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे आप नीरज मित्तल जी की इमेज देख सकते हो।
नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इन मार्च ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ अ ड्रूग गैल्पो अवार्ड विच इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ डैश कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भूटान। भूटान जो कंट्री है, भूटान ने यहाँ पे पीएम मोदी जी को ऑनर किया है ऑर्डर ऑफ ड्रूग गैल्पो से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ के जो किंग ऑफ भूटान जो हैं, ठीक है, भूटान के जो किंग हैं जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया था। ठीक है, और इसी के साथ पीएम मोदी जी फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाते हैं जिन्होंने ये अवार्ड दिया गया है, एंड ही इज 4th पर्सन एवर टू रिसीव दिस ऑनर। ठीक है, अब इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि पीएम मोदी का जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस एंड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द भूटानीज पीपल, इस वजह से पीएम मोदी जी को ये जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब जो ये सम्मान देना था ये डिसाइड कब किया गया था? तो ये अनाउंसमेंट की गई थी 2021 में, 17 दिसंबर 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई थी। 114th नेशनल सेलिब्रेशन डे जो था भूटान का, उस दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी कि पीएम मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ड्रूग गैल्पो जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, रिगार्डिंग दिस ऑनर, अब यहाँ पे और कौन कौन से टॉप ऑनर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज ने पीएम मोदी जी को दिए हैं? भूटान का हमने अभी पढ़ा। ठीक है, पैलेस्टीन का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, जिसे 2018 में दिया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रशिया का, अफगानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान, देन सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज एआई स्क्वाड, यूएई का ऑर्डर ऑफ जयाद अवार्ड। ठीक है, मालदीव्स का आपका अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, साउथ कोरिया का सियोल पीस प्राइज, एंड यूएसए का लिंक्डइन ऑफ मेरिट। तो ये सारे अवार्ड पीएम मोदी जी को दिए गए हैं। ठीक है, ना इसके अलावा पीएम मोदी का जो विजिट था भूटान में, उस दौरान यहाँ पे बहुत सारे एमओयू, बहुत सारे अग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए गए थे। तो पहला आपका अग्रीमेंट आपका रिलेटेड था रेल लिंक से। ठीक है, जो इंडिया का असम इंडिया में जो आपका कोराझर है, ठीक है, ये आपका कनेक्ट करेगा गेलेपू भूटान को, ये रेल लिंक है। ठीक है, सेकेंड रेल लिंक आपका है बनारहट वेस्ट बंगाल से समस्ते भूटान रेल लिंक। ठीक है, ये दोनों रेल लिंक का अग्रीमेंट यहाँ पे एमओयू यहाँ पे साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन जो आपका स्पेस कॉर्पोरेशन में किया गया है इंडिया और भूटान के बीच में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है इंडिया का और ड्रूग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है आपका जो भूटान का, इनके बीच एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड यूथ, इस फील्ड में भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, एमओयू साइन किया गया है प्रमोट करने के लिए पीपल टू पीपल लिंकेज इन बोथ द नेशंस बाय एडवांसिंग लिंकेजेस बिटवीन स्पोर्ट्स एजेंसी एंड कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हेल्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹10,000 करोड़ टू विच कंट्री ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री को प्रोवाइड करने वाला है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज भूटान। भूटान के लिए यहाँ पे ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है कि भूटान में पीएम मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है मॉडर्न हॉस्पिटल विच इज बिल्ड विद अ इंडियन असिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब पीएम मोदी एंड टी शिरिंग टोब्गे जो पीएम है भूटान के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था गेल्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ठीक है, थिम्पू भूटान में। अब जो हॉस्पिटल है इसकी फैसिलिटी है 150 बेड फैसिलिटी एंड इसे 2 फेजेस में डेवलप किया गया था। फर्स्ट फेज में जो आपका अमाउंट था, कॉस्ट था, वो था 22 करोड़ का। सेकेंड फेज में इट वॉज ₹119 करोड़। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा पेडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड नेशनल इंटेंसिव केयर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है which ministry recently in March notified the PIB's fact check unit FCU under the IT rules 2021। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो यहाँ पे नोटिफाई किया है PIB का फैक्ट चेक यूनिट? तो आंसर हियर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीआईबी का जो फैक्ट चेक यूनिट है, नाम से पता चल रहा है कि ये फैक्ट चेक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मिसलीडिंग न्यूज़ जो है वो चलाई गई है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड गलत या फेक न्यूज़ मार्केट में चल रही है, ठीक है। अब जो ये आपका फैक्ट चेक यूनिट है, ये क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि ठीक है, जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको वेरीफाई करेगा कि ये आपका फेक है या ट्रू है, ठीक है। उसके बारे में फिर उसको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अब जो ये आपका फैक्ट चेक यूनिट है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, नवंबर 2019 में, ठीक है। पीआईबी ने इसे इस्टेब्लिश किया था और इसका पर्पस क्या है कि ये टैकल करेगा इश्यूज ऑफ अ फेक न्यूज़, ठीक है, जो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उनके डिपार्टमेंट से या उनकी स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ये यूनिट है ये वेरीफाई करता है क्लेम अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, अनाउंसमेंट एंड मेजर्स। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब जो पीआईबी का फैक्ट चेक यूनिट है, ये क्लासिफाई करेगा जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो फेक, मिसलीडिंग एंड ट्रू कैटेगरी है, ठीक है। अब ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एफसीयू जो है इसे मैनेज किया जाएगा 3 जॉइंट डायरेक्टर रैंक ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इट इज ओवरसीन बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पीआईबी, जो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी आपके रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।